हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। दोस्तों, एक अपडेट मैं आपको देता हूँ कि ये जो हमने लास्ट लेक्चर में जो कमेटी और कमीशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, 1965 टू 68 में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन सर्विस कंडीशंस ऑन म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़, इनके चेयरमैन जो हैं वो PS मूर्ति थे। ठीक है, इसको आप अपडेट कर लेना। यहाँ पर चेयरमैन का स्पेस खाली छोड़ रखा था, लेकिन BS मूर्ति थे इनके चेयरमैन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इस एक्ट ने एक नया पार्ट ऐड करा, पार्ट 9A। ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट उसका क्या था, उसका नाम क्या था उस पार्ट का जो लोकल गवर्नमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करा गया, पंचायत के लिए 9। ठीक है, और इसका है 9A। दिस पार्ट इज़ एंटाइटल्ड एज, इसका नाम क्या है, कैसे लिखा गया इसको पार्ट 9A में, द म्यूनसिपैलिटीज़, एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243P टू 243ZG। ठीक है, इन एडिशन द एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड अ न्यू 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और पंचायत के बारे में कौन से शेड्यूल में बात होती है? वो कौन सा शेड्यूल है? 11th है। ठीक है, दिस शेड्यूल कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम्स। पंचायत में कितने फंक्शनल आइटम्स हैं? वेरी गुड, यहाँ 18। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ चैप्टर्स को साथ में रख के आपको पढ़ना चाहिए। ये मैं साथ में करवा देता, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें फिर अलग हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर 8 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है। अभी आप जैसे आप आगे पढ़ोगे तो मैं यार जहाँ पैरेलल चीज़ें बनती हो तभी तो करवाई जा सकती है ना। मैं वहाँ कुछ और बोलता जाऊँ, यहाँ पर आपको कुछ और कंटेंट मिले। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो भी हमने करा था, वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ पर लिंक बन रहा था कि हम पैरेलल डिस्कशन कर सकते थे, यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट डील्स विद आर्टिकल 243W, ये जो 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया म्यूनसिपैलिटीज़ को थ्रू 74th अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के जस्टिशिएबल पार्ट में आ गया। यानी कि कोई भी अगर ये ऐसी चीज़ें अगर इसमें होंगी जो कि संविधान की बाउंड्रीज़ को अगर तोड़े, क्रॉस करने की कोशिश करें, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और जस्टिशिएबल पार्ट का एक और मतलब है कि अगर ये वैसे भी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकती है तो ये मुद्दा डायरेक्टली कौन से कोर्ट में जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले, राज्य की जो सरकारें हैं उन अब वो संवैधानिक तौर से बाध्य हैं, दे आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन, कि वो इस नए सिस्टम जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को वो अडॉप्ट करना पड़ेगा उनको इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यानी कि राज्य की सरकारों के ऊपर अब 2 प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन क्या है? एक तो किसको रीऑर्गेनाइज करना, अगर इसको बनता है तो किसको? रूरल लोकल बॉडीज़ को, एज वेल एज किसी किसी जगह पर ये भी हो सकता है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी इनको लाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या है? यूपी में सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नोएडा जैसे हैं सक्षम, हरियाणा में सारे के सारे गुरुग्राम जैसे हैं सक्षम। तो हरियाणा में क्या वर्क करता है? गुरुग्राम में अर्बन लोकल बॉडी, लेकिन कुछ कुछ जो एरियाज़ होंगे वहाँ पर क्या रूरल लोकल बॉडी भी होगी? क्या पंचायत होंगी? बिल्कुल है। याद है वो क्वेश्चन, पंचायत वहाँ पर ज़्यादा ही सीरियस वे में काम करने लग गई थी। 2015 का क्वेश्चन याद है शायद, वो खाप पंचायत, जुडिशल पंचायत है ना, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद द एक्ट एम्स एट रीवाइटलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट्स सो डैट दे फंक्शन इफेक्टिवली एज यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। उनको पावर देनी है, एम्पावर करना है। तो कुछ फीचर्स जानते हैं हम लोग 74th अमेंडमेंट एक्ट के। 3 तरीके की म्यूनसिपैलिटीज़ का गठन करा जाएगा ब्रॉडर लेवल पर। 74th अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि 3 तरह की म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो हर एक राज्य में देखने को मिलेंगी, इन एवरी स्टेट। यार मुझे एक बात बताना ज़रा लॉजिक के साथ, मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ
कि भारत के जितने भी राज्य हैं, मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा। भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर, प्रेजेंट समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2023 में जब आज बैठकर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर गांव के इलाके देखने को मिले ना मिले, लेकिन हर एक राज्य में शहर की व्यवस्था ज़रूर है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर एक राज्य में गांव के इलाके देखने को मिले ना मिले, लेकिन शहरी विकास हर एक राज्य में है ही है। बताओ। आप सारे स्टेट्स को कंसिडर करो, पूरा का पूरा स्टेट कोई भी ऐसा इंडिया का है जिसमें सिर्फ गांव की व्यवस्था है, डेवलपमेंट ही नहीं आई, रोड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ है कोई राज्य ऐसा हमारे देश में? नॉर्थ ईस्ट का कोई बता दो ज़रा, नॉर्थ ईस्ट का बता दो ज़रा, कोई सदर्न इंडिया का बता दो, छत्तीसगढ़ वगैरह बता दो जहाँ जंगल होते हैं, झारखंड बता दो, उड़ीसा बता दो। शहरी विकास इन सब राज्यों में है कुछ ना कुछ, बताओ। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं मैं अपने, अब दूसरा आंसर करना मुझे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भारत के जितने राज्य हैं वहां पर ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर पंचायत को स्थापित करने की एक नीड हो, कि वहां पर रूरल एरियाज एग्जिस्ट करते ही हो? ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे अर्बनिज्म और अर्बनाइजेशन वहाँ पर बढ़ रहा है, तो बहुत सारे तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो पंचायत से निजात पालें और म्यूनसिपैलिटीज़ की तरफ बढ़ जाएं। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पैरेलल तरीके से हर एक राज्य के अंदर जो ज़्यादा डेवलप्ड इलाके हैं उनके अंदर, उन राज्य के अंदर पंचायत देखने को मिले ना मिले, लेकिन म्यूनसिपैलिटीज़ हर एक राज्य की सच्चाई है भारत में, है ना? यही है। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा? ये 3 तरह के सवाल मैंने क्यों पूछे? इस वजह से, बिकॉज यहाँ पर जो है ये आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझ के इसको काट ना दो कल को फिल्म्स के अंदर। 3 तरह की म्यूनसिपैलिटीज़ हर एक राज्य में देखने को मिलती हैं, ठीक है? जो भिंड मुरैना है कुणाल, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बताओ, या मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हैं, बहुत डेवलपमेंट है वहाँ पर, नहीं ना? फिर भी ये नगर पालिका वगैरह एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वहाँ पर, बताओ? करती हैं, है ना? लेकिन सेम जगह पर वहाँ पंचायत एग्जिस्ट तो नहीं कर रही हैं, मतलब जिस एरिया में नगर पालिका एग्जिस्ट कर रही हैं, जबकि गाय भैंसें सड़कों पे घूम रही हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, नाले जाम है, घर की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, दुकान ज़्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर ज़्यादा, फिर भी हम कह सकते हैं ना कि वो शहर की डेफिनेशन के अंतर्गत आता होगा, तभी ये इस्टेब्लिश कर रखी हैं, है ना, लोकल बॉडी। तो म्यूनसिपैलिटीज़ आपको 3 तरह की हर एक राज्य में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। एक है नगर पंचायत। अब इसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से बोला जाता है। इट इज़ फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया। अब ट्रांजिशनल एरिया मीन्स अ एरिया विच इज़ इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। मैंने अभी आपको ये इस चैप्टर में एक कंटिन्यूसली एक हिंट बताई है ना, एक चेन बताई है ना। कोई भी एरिया, जैसे अंग्रेज़ों के कार्यकाल के टाइम पर भी जैसे हम पढ़ रहे थे अभी, इसका रेजोल्यूशन उसका रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, शुरू में पहले विकास जो आएगा ठकुराइन वो रूरल एरिया में ही आएगा ना, अशप्रीत, उसके बाद वो अर्बन एरिया बनेगा ना। गांव को अगर शहर बनाना है या शहरी विकास वहाँ पर लेकर आना है तो वो कुछ साल तक तो गांव ही रहेगा ना, तब जाकर बनेगा ना। मैं आज एक रोड बिछा दूँ बहुत अच्छे डांबर की, तो मैं उसको शहर कहने लगूंगा। मैं वहाँ पर एक ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दूँ तो शहर कहने लगूंगा। कुछ पैरामीटर्स को मीट करने के लिए कुछ साल तो लगेंगे ना, सारे फैक्टर्स को साथ में काम तो करना पड़ेगा ना। तो वो अभी चेंज हो रहा है, और ऐसे को हमारी ज्योग्राफी की किताबें क्या बोलती हैं? अशप्रीत और ये आप लोग के पास तो ज्योग्राफी वगैरह थी, ये क्या बोलती हैं किताबें इसको ठकुराइन? सेमी अर्बन एरिया, है ना, बोलती ना, ये चीज़ है। तो
जैसा कि मैं आपको बता रहा था ठकुराइन, याद होगा आपको कि कल ही मैंने आई थिंक आपको बताया था ये वाली बात कि ज्योग्राफी में जो चीज़ हम जैसे बोलते हैं तो पॉलिटी के स्ट्रक्चर में वो पॉलिटी की डेफिनेशन में अलग हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग फ्लेवर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ओके। उसके बाद छोटे अर्बन एरिया के लिए देख रहे हो ऊपर वाले में वो अभी क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र एक ट्रांजिशनल स्टेज पर है, ट्रांसफ़र होने वाला है उसका फ्रॉम रूरल इलाका टू अर्बन इलाका, शहरी विकास आ जाएगा थोड़ा बहुत। अब मान लो कि अर्बन एरिया के अंतर्गत वो आ गया है, लेकिन उसका एरिया छोटा है, बहुत बड़ा अर्बन एरिया नहीं है, वो छोटा सा अर्बन एरिया है। कई लोग जैसे कहते हैं ना, जैसे आप गए होगे कि जैसे हम बिलोंग करते हैं, हम बहुत छोटे शहर से आते हैं, वो भी आते हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं, हम शहर से आते हैं लेकिन हमारा छोटा सा शहर है, हो सकता है आपने उसका नाम ना सुना, मतलब उनका कहने का टोन नहीं होता है, हो सकता है आपने हमारा शहर का कभी नाम ना सुना हो, या हम पंजाब बॉर्डर के पास रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। अब वो उनके मुंह से क्या निकल रहा है, छोटा शहर, तो वो होता है वहाँ पर जो उनका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया। और बड़ा अर्बन एरिया है तो वहाँ पर होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे अशप्रीत दिल्ली, ठीक है। अब कुणाल पता होगा, जैसे भिंड से ग्वालियर की तरफ जाओ या फिर भिंड से टापा की तरफ जाओ, यूपी में एंटर कर जाओ, चाहे एमपी मतलब एमपी में आगे जाते जाओ, वहां पर अभी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं आई है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है ना, है ना। और अगर गांव का इलाका शहरी मतलब गांव और शहरी विकास के बीच में कोई इलाका अगर जो है, उधर एरिया को हम लोग कहते हैं नगर पंचायत। अपने आसपास के इलाकों में सुना होगा, होती है ना नगर पंचायत बहुत सारे इलाकों में, ये चीज। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, ध्यान से समझना इस एक्सेप्शन को। मान लो जो मतलब संविधान में जो लिखा हुआ था और जो राइटर आपको यहाँ पर बता रहा है लक्ष्मीकांत कह रहा है, मान लो इफ देयर इज एन अर्बन एरिया, अब वो ट्रांजिशन वाले की बात नहीं कर रहा, कह रहा है अभी एक अर्बन एरिया है जहां पर म्युनिसिपल सर्विसेज जो है दे आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अब आप कहोगे म्युनिसिपल सर्विसेज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट देगी, मतलब टाटा अंबानी अदानी ने अगर कोई अपनी इंडस्ट्रीज खोल रखी है, कोई भिलाई स्टील प्लांट है, कोई बोकारो स्टील प्लांट है, तो यहाँ पर हम बात मतलब ये क्यों देंगे भाई म्युनिसिपल सर्विसेज यहाँ पर? नहीं, इसकी टोन ना थोड़ी सी अलग हो जाती है। मुझे भी पहले दिक्कत आती थी इसको समझने में, फिर बाद में मुझे कुछ साल के बाद क्लैरिफिकेशन मेरी इस लाइन की, मैं भी इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करता था बहुत सालों तक। मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। अरे भाई टाटा अंबानी अदानी का इंडस्ट्रीज़ का कुछ नहीं लेना देना म्युनिसिपल सर्विस में, कुछ भी नहीं लेना देना। उन्होंने उस गांव के इलाके में जाकर इंडस्ट्रीज़ खोल ली थी, वो पहले गांव था, इंडस्ट्रीज़ खोल ली थी बहुत साल पहले, देश की आज़ादी की बात है, उससे पहले या 1950s 60s 70s 80s के टिकट में जब भी मतलब खोल ली थी, गांव का इलाका था, देहाती गांव था, मतलब वो भयंकर लेवल पर। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोली, आसपास के लोगों को व्यवसाय मिला, वहाँ डेवलपमेंट आई, फिर डेवलपमेंट इन द सेंस कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उनको व्यवसाय मिलने लगा। फिर सरकार की कुछ योजना के अंतर्गत ना कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि वहाँ पर सरकार ने भी डेवलपमेंट लाने का सोचा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, बड़ी सारी स्कीम के अंतर्गत लोगों को कवर करा गया, मिड डे मील स्कीम, सरकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सब कुछ होते होते वो एरिया गांव से बन गया अर्बन एरिया, ठीक है। अब वो अर्बन एरिया को जो आज वो बन गया है, उसको चार चांद लगाता है वो एरिया, एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। उस केस में मतलब वो एरिया अर्बन एरिया नहीं होता अगर वहां पर ये टॉप लेवल की इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या पूरा का पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन रखा होता। हमने पढ़ा था ना श्रेया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक में, जो भिलाई वाला जो एरिया है वो देहाती एरिया ही है, वहाँ भिलाई स्टील प्लांट नहीं होता ना,
तो वो शेप मतलब वो दिशा दशा नहीं होती माँ की जितनी देखने को मिलती है ना। अगर ऐसा होता है तो राज्यपाल जो होगा उस राज्य का, वो इस एरिया को बोलेगा कि ये जो है ना ही नगर पंचायत के अंदर आता है, ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है, ना ही म्यूनिसिपल काउंसिल है, दिस इज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। और जब इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोल दिया मैंने अभी आपको बताया ना ही नगर पंचायत, ना ही म्यूनिसिपल काउंसिल, ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी अलाउ ही नहीं होगी एग्जिस्ट करने के लिए। अरे म्यूनिसिपैलिटी तो तब हो ना जब उसका स्ट्रक्चर देखना हो, सुधार करना हो, वो करना हो। वहाँ इस इंडस्ट्रियल सेटअप की वजह से ऑलरेडी जितनी सुविधाएं हैं वहाँ पर है, लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं, इनमें शाम को वापस आ जाते हैं। या फिर मैं आपको बताता हूँ जैसे बीना में, मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना, वहाँ पर एक ना ऑयल रिफाइनरी है। हम लोग वहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ओमान के साथ मिलकर या किसी गल्फ कंट्री के साथ मिलकर वो कोलैबोरेशन से वो रिफाइनरी चला रहे हैं, ठीक है। मेरे मौसा जी वहाँ के चेयरमैन हैं, ठीक है। अब क्या कर रखा है कि वो ना शाम को घर आ जाते थे, लेकिन अब जब उनका कुछ सालों में वर्कलोड बढ़ गया तो वो अपनी फैमिली को लेकर उसी रिफाइनरी में शिफ्ट हो गए। अब मेरा दिमाग तो आप जानते ही हो, है ना। तो मैंने कहा इनको कहाँ सुलाते हो, कोयले की खान में, पेट्रोल के बिस्तर पे। तो कहते हैं इन्होंने चेम्बर्स बना रखे हैं पूरे के पूरे 5 स्टार होटल जैसे, अंदर कमरे हैं बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, खाना पीना वगैरह सब कुछ वो करके। तो मेरा टाइम बचता है क्योंकि हमें बहुत बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओमान से आ जाते हैं, कॉल आ जाता है हमारी, फिर भोपाल में कभी मीटिंग होती है, कभी इंदौर में मीटिंग होती है। तो मैं तुम्हारी मासी को लेकर और बच्चों को लेकर वहाँ पर चला गया, ठीक है। उसी में मतलब मैं रहता हूँ और वीकेंड वगैरह पे मतलब जो जॉइंट फैमिली है मैं उससे मतलब मिलने आ जाता हूँ। उन्होंने बताई थी मुझे वाली बात, ठीक है। अब क्या है कि बीना ना जो पूरा का पूरा जो एरिया है, मतलब बीना में जहाँ पर वो रिफाइनरी है वहाँ पर खेत ही खेत बन रखे हैं, खेत ही खेत। लेकिन जब उस रिफाइनरी के अंदर मैं एंटर हुआ तो ऐसा लगा मैं दुबई में आ गया हूँ जैसे, या मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, मैं किसी एक ऐसी गल्फ कंट्री के अंदर हूँ जहाँ पर बहुत हाई लेवल का काम चल रहा है। फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट्स आई हुई हैं, ओमान से, कतर से लोग आए हुए हैं, कुछ डीलिंग चल रही है और अच्छी लेवल की कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, बहुत अच्छे चेम्बर्स हैं, एसी रूम्स हैं वहाँ पर, इतनी हाई सेटअप इंडस्ट्रियल सेटअप वो लगा हुआ है। अब वो बीना रिफाइनरी वहाँ के पूरे एरिया को एक शेप देती है कि यार हाँ ये शहरी विकास है यहाँ पर। अब वहाँ म्यूनसिपैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती उधर, वो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप। समझ गए। इसके लिए मैं आपको हम साथ साथ है जो मूवी है सलमान खान की और सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर, जो भी ये सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे इसके अंदर, मैं उसका एक सीन दिखाता हूँ आपको। आपको पता होगा जब उसके बड़े भाई की शादी होती है उस मूवी के अंदर, तो वो घर वाले उनके पीछे पड़ते हैं कि आप लोग हनीमून पे स्विट्ज़रलैंड जाओ, यहाँ जाओ, यूरोप जाओ, वो जाओ। तो वो कहती है कि हम रामपुर चलें, जो इनका गाँव होता है, ठीक है। अब ये लोग रामपुर घूमने आए हैं जहाँ पर इनकी दादी दादा या जो भी हैं वो रहते हैं। अब इसका बड़ा भाई सलमान खान को ये दिखाने लाया है कि हमारा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको हमारे पापा ने स्टार्ट करा था, ठीक है। और ये रामपुर को जो पूरा का पूरा एक लुक देता है, अर्बन लुक। वैसे तो एक गांव है पूरा रामपुर गांव, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक इंडस्ट्रियल सेटअप कर रखा है पूरा का पूरा। सेम कहानी बीना की है, जैसा कि मैं आपको ऑयल रिफाइनरी की बता रहा था। देखो पूरा गाँव है आसपास और ये इसको ये इंडस्ट्री दिखाने लाया हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप। अब ऐसे केस के अंदर यू कैन अप्लाई, जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर, कि गवर्नर यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ना बनाकर इसको क्या डेजिग्नेट कर देगा, जहाँ पर ये जो इंडस्ट्री ये दिख रही है ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अब ये वैसे गांव है, ठीक है ना, ही ये रूरल एरिया ही है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल सेटअप की वजह से इसका अर्बन आउटलुक है। अब अर्बन आउटलुक होने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मतलब लोगों को रोज़गार मिलता हो, लोग यहाँ पर आते हों, अच्छा खासा यहाँ पर जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव चल रहा हो। इस इंडस्ट्री की होने की वजह से रामपुर बीइंग रामपुर गांव नहीं है, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेटअप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो एक मूवी का मुझे सीन याद आया तो मैंने आपको बताया। तो गवर्नर हैज़ टू स्पेसिफाई अ ट्रांजिशनल एरिया, a smaller urban area or a larger urban area, keeping in view the following factors। अब गवर्नर ऐसे, जैसे रामपुर के केस में मैंने आपको दिखाया, हम साथ साथ है मूवी से, मैंने वो सीन आपको दिखा दिया ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। अब
वहाँ पर अगर राज्यपाल इंस्पेक्शन करने आया है तो उसको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रामपुर वैसे तो गांव है ना। उस इंडस्ट्रियल सेटअप की वजह से वहाँ एक लग रहा है कि अर्बन एरिया बन चुका है या बन सकता है। तो गवर्नर हैज़ टू स्पेसिफाई अ ट्रांजिशनल एरिया, अ स्मॉलर अर्बन एरिया या लार्जर अर्बन एरिया। ये गवर्नर ही करते हैं। ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया या लार्जर अर्बन एरिया, 3 तरह की चीज़ें होती है ना, याद है ना, ये ऊपर हमने पढ़ा। ट्रांजिशनल एरिया होगा तो नगर पंचायत, स्मॉलर अर्बन एरिया होगा तो म्यूनसिपल काउंसिल, लार्जर अर्बन एरिया होगा तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इनको। पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी भसड़ रह रही है, यानी कि मान लो कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है। उसके बाद रेवेन्यू जनरेटेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड सच अदर फैक्टर्स, जैसा कि गवर्नर को, राज्यपाल को ठीक लगे। बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, म्यूनसिपैलिटी के कॉम्पोजिशन की। म्यूनसिपैलिटी तो समझ में आ गया ना, कितनी तरह की म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं हर एक राज्य में, 3 तरह की। ट्रांजिशन एरिया के लिए नगर पंचायत, स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए म्यूनसिपल काउंसिल, लार्जर अर्बन एरिया के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इनमें से सबसे बड़ी कौन और सबसे छोटी कौन? नगर पंचायत, और सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन टर्म्स ऑफ पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, आगे जो सभी मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, दे शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द म्यूनसिपल एरिया। ठीक है, अर्शप्रीत, आपने सुना होगा मम्मी पापा वोट करने जाते हैं एमसीडी के इलेक्शंस आते हैं जब, है ना। इस पर्पज़ के लिए हर एक जो म्यूनसिपल एरिया होता है, इट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसको कहते हैं वार्ड्स। और कुणाल, ये अक्सर टर्म सुनी होगी कि अपना एरिया जो है, जैसे भिंड से लेकर इतना इतना, ये इतने वार्ड के अंदर डिवाइडेड है। तो हिंदी में वार्ड को वार्ड ही कहते हैं, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदलता है, वार्ड कहते हैं कई लोग इसको, है ना, सुना होगा। गौरव, आपने भी सुना होगा, यूपी एमपी के लोग ऐसे ही बोलते हैं वार्ड, है ना, इतना वार्ड में ये आता है, इतने वार्ड में ये आता है ना। तो वार्ड कहते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश हिंदी में प्रोनाउंसिएशन यही होती है, मतलब बदल जाती है थोड़ी सी, वार्ड लोग कहते हैं वार्ड। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इट में प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। वैसे जितने भी मेंबर्स हैं उनका चुनाव कैसे हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन याद है अशप्रीत, जैसे आप नहीं थे उस लेक्चर में, आई थिंक, कोई बात नहीं, लेकिन श्रेया, वो याद है लोकल गवर्नमेंट के केस में जो चेयरपर्सन होगा, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन उसके नहीं होंगे। कौन से लेवल पर? बताओ। मैं कह रहा हूँ जो चेयरपर्सन था उसके केस में, जब हम लोग बात कर रहे थे रूरल लोकल बॉडीज़ की, है ना, विलेज लेवल को छोड़ दे, है ना। तो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। जैसे अश्विनी, कंफ्यूज मत होना, कुछ होते हैं मेंबर्स, इनके सबके चुनाव की कैसी बात चल रही है, ध्यान से समझो अश्विनी, इसको ठकुराइन, डायरेक्ट इलेक्शंस। और निर्वैर जो चेयरपर्सन है म्यूनसिपैलिटी के, उसका मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा है, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। यानी कि पहले से कोई कमेंट नहीं कर रखा है उसके ऊपर, ठकुराइन देख रहे हो कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो इट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इन म्यूनसिपैलिटी। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ये भी बोल सकते हैं कि कुछ कुछ पर्सन जो है म्यूनसिपैलिटीज में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कौन से वो पर्सन्स? ऐसे लोग हु हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन का हो सकता है। बस जब म्यूनसिपैलिटी की मीटिंग चलेंगी ना, इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरे,
मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा को मैं क्या बोलूंगा? एमपी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को क्या बोलूंगा? एमएलए। ठीक है, शाबाश कुणाल, बढ़िया। तो जो मेंबर्स हैं लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, डैट कंप्राइज होली और पार्टली द म्यूनिसिपल एरिया, तो वो भी, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है यहाँ पर। अब उनकी रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर आके बैठेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन देखो एक चक्कर तो लगाते ही है ना, चुनाव वगैरह के टाइम पर आते नहीं है, जैसे कुणाल, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए कि चुनाव वगैरह के टाइम पर, लेकिन देश की सच्चाई यही है, कुणाल के चुनाव वगैरह के टाइम पे देखने को मिलते हैं सारे, है ना, विधायक और ये सांसद, है ना। लेकिन जो इनका एरिया है वहाँ पर ये रिप्रेजेंट तो होने चाहिए ना, लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद तो दिखते ही नहीं है 5 साल तक के गए कहाँ, कौन चला रहा है। उसके बाद जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के और स्टेट, हाँ बोलो बोलो। होली और पार्टी का ये मतलब है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ कुछ ऐसा एरिया भी तो आता होगा ना, जैसे कुछ गांव वाला इलाका होगा, कुछ शहरी वाला इलाका होगा, तो या तो पूरे का पूरा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी म्यूनसिपल एरिया को रिप्रेजेंट करती हो, या कुछ हिस्सा म्यूनसिपल एरिया का हो, बाकी सारा पंचायत वगैरह का हो जाता है ना ऐसा। जैसे मतलब मान लो आप जैसे मतलब मान लो नोएडा से होते हुए बगल के आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तीनों हैं विलेज विलेज विलेज, लेकिन नोएडा नहीं है विलेज, और एक एमपी है वो इन चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ, तो अब वो 3 आती हैं, हाँ होता है ना ऐसा। और फिर ये भी होता है कि बहुत सारी जगह पर कुणाल कि कहीं पर म्यूनिसिपल काउंसिल है, लेकिन बहुत सारी जगह में फिर नगर पालिका भी है, और एक सांसद जो है वो नगर पालिका वाले इलाके को भी रिप्रेजेंट करता है, सेम सांसद, और म्यूनिसिपल काउंसिल वाले को भी रिप्रेजेंट करता हो, होता है ना ये चीज़। समझ श्रेय क्लियर हो गया ना ये वाली चीज़, होली और पार्टी का मतलब, या तो पूरी तरीके से उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी उसके अंदर, या म्यूनसिपल एरिया के अंदर थोड़ा सा पार्ट आएगा, या सांसद का एरिया बड़ा होता है थोड़ा सा, है ना, एज कम्पेयर टू एमएलए। तो जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्यूनसिपल एरिया। और जो चेयरपर्सन होते हैं कमेटी के, तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। मेंबर्स जो है राज्यसभा के अगेन कौन है? एमपी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन? एमएलसी। यार ये डिफरेंस क्यों कि इनको इलेक्टर के तौर पर करा जा रहा है? इलेक्टर मतलब समझ रहे हो, मतलब जो वोट करता है, मतलब पर्सन, और उनको बेसिकली बोला जा रहा है कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसमें म्यूनसिपल एरिया आता हो। ऐसा क्यों? बिकॉज डायरेक्ट इलेक्शन से कौन आए इसमें? कौन से वाले एमपी? कौन से वाले एमपी? लोकसभा के। हाँ, ऊपर वाले लोकसभा के, ठीक है। और कौन आया डायरेक्ट इलेक्शन से स्टेट लेवल पर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, एमएलए, ठीक है, विधायक। इसी को बोलते हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, इसी को बोलते हैं विधानसभा हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं? विधान परिषद। उसके बाद जो चेयरपर्सन है कमिटीज़ के अदर देन द वार्ड कमिटीज़, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। वार्ड कमेटी के बारे में बात करते हैं। भूलना मत, हर एक म्यूनसिपल एरिया जो है इट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको हम लोग वार्ड बोलते हैं, ठीक है। 74th अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज़ लिखी गई थी, ये लागू होती है, लिखी क्या गई थी, आज तक लागू होती है, मतलब ये चल रहा है ऐसा, लेकिन सबसे पहली बार उसी में डाला गया था ये चीज़, दैट देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ वार्ड कमेटी। उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वार्ड हो सकते हैं विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी। अब कंडीशन क्या है? हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। म्यूनसिपैलिटी के एक टेरिटोरियल एरिया में, मतलब म्यूनसिपैलिटी वाला जो एरिया, सॉरी, म्यूनसिपैलिटी वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, जिसको एक म्यूनसिपैलिटी के तौर पर डिक्लेयर करा जा रहा है, वहाँ पर वार्ड कमेटी बन सकती है, जिसके अंदर 1 वार्ड हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हों। वहाँ पर आबादी कितनी होनी चाहिए? अगर वार्ड बनना है तो मिनिमम कितनी आबादी होनी चाहिए? अगर एक एरिया में वार्ड बनना है तो
3 लाख या उससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम कितनी है 3 लाख, ठीक है। ऊपर देखो, फिर से बता रहा हूँ, हर एक म्यूनसिपल एरिया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग वार्ड कहते हैं। अब समझ जाओ, इस वार्ड को बनने के लिए एक म्यूनसिपल एरिया का जो डिवीजन होगा, ये एक म्यूनसिपल एरिया है, इसको डिवाइड करा जा रहा है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में। इतने हिस्से में बना एक वार्ड, इतने हिस्से में बना दूसरा वार्ड, और ये है तीसरा वार्ड। यानी कि मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होगी यहाँ पर इन तीनों वार्ड में? मिनिमम 3 ही बन पाए। क्यों बन पाए? क्योंकि कितनी होगी मिनिमम पॉपुलेशन? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा विधान परिषद जो है, इट में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ वार्ड कमेटी, ठीक है, कि मतलब उसमें मेंबर्स कितने होंगे, कितने एरिया तक के, कितने स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को आप बोलोगे। अब जैसे 3 लाख तो बोल दिया, 3 लाख और मोर क्या, मतलब 3 लाख से कहाँ तक एक वार्ड बनेगा? 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक, 3 लाख से लेकर 5 लाख की आबादी तक, 3 लाख से लेकर 9 लाख की आबादी तक। क्या होगा क्राइटेरिया? इसको डिटरमाइन कर सकता है अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड द मैनर इन विच सीट्स इन अ वार्ड कमिटी शैल बी फिल्ड, कि कैसे होंगे, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, रिप्रेजेंटेशन होगा, नॉमिनेशन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ये पूरी आज़ादी अलग अलग राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, यानी कि वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलेगा नहीं, ओके। उसके बाद कुछ और कमेटी भी होती हैं। इन एडिशन टू वार्ड कमेटी, स्टेट लेजिस्लेचर इज अलाउड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कमिटीज ऑल्सो। और जो ये नई कमिटीज़ बनेंगी वार्ड कमेटी के अलावा, इनके जो चेयरपर्सन होंगे, दे मे बी मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी के मेंबर हो, उन्हीं को चेयरपर्सन बना दिया जाए नई नई कमिटीज़ का, हो सकता है। लेकिन अगेन अलग अलग राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा विधान परिषद, वो डिटरमाइन करेंगे इसको। सीट्स की रिजर्वेशन, इस पॉइंट को कोई कैसे भूल सकता है। 74th अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी बोला कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हर एक म्यूनसिपैलिटी में, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन द म्यूनसिपल एरिया, ठीक है। मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने SC हैं, कितने ST हैं, ठीक है। फर्दर इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 जो सीट है, 1/3 जो सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये वेमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अब जो महिलाओं के लिए जो सीट जो आरक्षित होती है, इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वेमेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST कम्युनिटी, यानी कि अलग अलग नहीं होगा कि जर्नल वेमेन अलग, ST वेमेन अलग, SC वेमेन अलग, नहीं। औरत मतलब औरत, एंड उसके लिए जितनी जो 1/3 सीट जो रिजर्व होती हैं औरतों के लिए, डैट इंक्लूड्स द वेमेन सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड ST कम्युनिटी। ये सेम चीज़ है ना, हमने पंचायतों के अंदर भी यही पढ़ा था। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इट में प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन्स इन द म्यूनसिपैलिटीज़, कि मतलब जो चेयरपर्सन की जो सीट है वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, कैसे मतलब उसके लिए एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आना चाहिए। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटरमाइन कर सकता है एक प्रॉपर प्रोविजन या फिर एक प्रॉपर तरीका। इट में प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस और चेयरपर्सन इन द म्यूनसिपैलिटीज़ फॉर SC, ST एंड विमेन। स्टेट लेजिस्लेचर इसके साथ साथ ऐसी प्रोविजन भी बना सकता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी म्यूनसिपैलिटी और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन म्यूनसिपैलिटीज इन फेवर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस लाइक ओबीसीज, ओके। उसके बाद जो सीट्स की जो रिजर्वेशन है, एज वेल एज रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनसिपैलिटीज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इट शैल सीज टू हैव इफेक्ट, मतलब खत्म हो जाएगी ये वाली चीज़ रिजर्वेशन इस चीज़ में, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334, जो कि करेंटली है 70 साल, डैट इज टिल 2020। लेकिन आपको पता है एक्सटेंड होता रहता है ये, है ना। वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन जाने दे, पता नहीं चीज अच्छे से। सिर्फ अभी तक एक रिजर्वेशन हटा है, जब इसको 2030 तक के लिए जब करा गया ना, 2020 में जब एक्ट आया था अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड, एंग्लो इंडियन,
लोकसभा में, है ना। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।